हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन। तो रीस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो बहुत बार ये टर्म्स हमें दिख जाती है बैंकिंग अवेयरनेस में। तो इन ये दोनों टर्म्स हमें सेम लगती है कि रीस्ट्रक्चर में भी हम बोरोर की मदद कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन में भी ऐसा ही हो रहा है, बट इसमें डिफरेंस होता है, उसकी बात करेंगे। रीस्ट्रक्चर में एक्जैक्टली क्या होता है? पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, फिर इसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने हाउसिंग लोन लिया, ठीक है। अभी हाउसिंग लोन लिया और उस आपका हर महीने का मान लीजिए 20,000 ईएमआई जाता है। हर महीने आप 20,000 ईएमआई पे कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी पहले जॉब अच्छी थी, जिसकी वजह से आपको हर महीने मान लीजिए 50,000 मिलता था, तो आप आसानी से 20,000 पे कर पाते थे। अब आपकी मान लीजिए प्राइवेट जॉब थी और आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, जिसकी वजह से आपकी हर महीने की सैलरी मान लीजिए सिर्फ 30,000 है। अब 30,000 में आपको घर का खर्चा भी चलाना है, प्लस 20,000 लोन देना है। इसकी वजह से आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, आप एनपीए हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की टर्म है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए यूज की जाती है, बट सिर्फ डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको हाउसिंग लोन में इसका एग्जांपल दूं। हाउसिंग लोन इन सब में ये इस्तेमाल नहीं होता। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट होती है, कंपनीज होती है, उनके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको जो है रिहैबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा बैंक देता है। छोटे छोटे हाउसिंग लोन, कार लोन, इन सब के लिए नहीं होता है। बट क्योंकि हमें समझना है, तो समझने के लिए ईजी पड़ जाएगा आपको, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ। तो हाउसिंग लोन हो गया। हाउसिंग लोन में 20,000 आपकी ईएमआई जाती थी, तब आपकी सैलरी थी 50,000। पर आपने कंपनी चेंज की, वहां आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हर महीने 20,000 ईएमआई पे कर पाना, ठीक है। अब आप बैंक को जाके ये बात बताते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है, तो बोलते हैं कि 20,000 मैं हर महीने नहीं पे कर पा रहा हूँ, थोड़ा ईएमआई कम कर दो, भले टाइम बढ़ा दो। मान लीजिए पहले आपने 20 साल का हाउसिंग लोन लिया था, तो बोलेगा कि मेरा एक काम करो, हाउसिंग लोन 30 साल का कर दो, लेकिन ईएमआई कम कर दो, मैं हर महीने 20,000 नहीं पे कर पाता। ऐसा आपने जाके बोला बैंक को। बैंक ने आपका 20,000 का जो ईएमआई है उसको घटा के 10,000 कर दिया। आपसे पूछा कि अब आप हर महीने 10,000 पे कर पाओगे? आप बोलते हैं हाँ मैं पे कर सकता। तो इसको बोला जाता है रीस्ट्रक्चरिंग। इससे मतलब स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर किसका चेंज हुआ है? आपका जो ईएमआई का जो रिपेमेंट शेड्यूल था, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पहले आपका 20,000 था 20 सालों के लिए, अब उसको चेंज करके 10,000 कर दिया ईएमआई 30 सालों के लिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, इसलिए इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। री जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना। किस चीज को रिपीट किया जा रहा है? जो आपका रिपेमेंट शेड्यूल है। रिपेमेंट शेड्यूल क्या होता है कि जैसे आप लोग लोन लेते हैं, तो कितना आप हर महीने ईएमआई पे करोगे, कितने टाइम के लिए पे करोगे, वो होता है आपका रिपेमेंट शेड्यूल, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है आपके रिपेमेंट शेड्यूल को। यही इसमें लिखा है कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन टेकन दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइंग द डेप्थ। तो इसमें आपके डेप्थ को क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन की जा रही है। जो 20,000 है उसको 10,000 किया जा रहा है, जो 20 साल था उसको 30 साल किया जा रहा है, ठीक है। आपके डेप्थ को, आपके ऑपरेशन को, जो भी है मॉडिफाई किया जा रहा है। और लिमिटिंग फाइनेंशियल हार्म, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल हार्म हो रहा है वो कम होगा। और इंप्रूविंग द बिजनेस, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईएमआई हाउसिंग लोन उस केस में नहीं होता, बड़े बड़े बिजनेस के केस में होता है। अब मान लीजिए कोई भी बिजनेस है जिसने कोई बिजनेस लोन ले रखा है, कोई टर्म लोन ले रखा है मान लीजिए, और मान लीजिए कोई मशीन खरीदी थी किसी बिजनेस से, हर महीने मशीन के लिए वो 50,000 पे करता था। अब उसके पास पैसे नहीं है, बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, ये थोड़ी कंडीशन खराब होगी, तो बैंक के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मेरा जो 50,000 का ईएमआई है, मान लीजिए 10 साल के लिए था, बोलेगा कि इसको घटा के थोड़ा सा कम कर दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है 40,000 कर रहे हैं, लेकिन अब जो टेन्योर था 10 के बदले 15 हो गया, अब आपको 15 साल तक पे करना होगा। तो बोरोर भी एग्री करता है। तो इससे बोरोर को क्या फायदा होता है कि एक तो वो एनपीए नहीं होता। एनपीए क्या होता है कि 3 महीने तक कुछ भी ईएमआई पे ना करो तो अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। एक तो एनपीए नहीं होता, प्लस उसके पास पैसे बच जाते हैं, थोड़े से पैसे, मतलब उसको ईएमआई को लेके ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ईएमआई उसका कम हो जाता है, बैंक ने उसके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया होता है। इससे वो अपना बिजनेस को इंप्रूव कर सकता है, मतलब एक डूबते हुए बिजनेस को बचाया जा सकता है रिस्ट्रक्चर की हेल्प से। तो यही होता है रिस्ट्रक्चरिंग। और ये हाउसिंग लोन, कार लोन उस केस में नहीं होता है। जनरली आपके बड़े बड़े जो लोन होते हैं, जैसे बिजनेस लोन हो गया, उसके केस में होता है। बीच में जब कोविड आया था, तो बहुत सारी कंपनीज की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि कोई था ही नहीं जॉब करने वाला, कोई सामान उनका बिक नहीं रहा था कोविड के टाइम पे। इस वजह से बहुत सारी कंपनीज के लोन को एनपीए कर दिया था। इसलिए बहुत सारे बैंकों ने कुछ कंपनी को तो रिस्ट्रक्चर की सुविधा दी, जिनका गुजारा रिस्ट्रक्चर से भी नहीं हो रहा था, उनको रिहेबिलिटेशन की सुविधा दी, ठीक है। पहले बैंक कोशिश करता रिस्ट्रक्चर करे, पर फिर भी कंपनी की कंडीशन ना सुधरे तो उसको रिहेबिलिटेशन की सुविधा दी जाती है। तो रिस्ट्रक्चर आप लोग समझ गए ना। कोविड के टाइम पे बहुत सारे बैंकों ने, ऑलमोस्ट सभी जो बिजनेसमैन है उनको रिस्ट्रक्चर की सुविधा दी थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, कैसे वो लोग अपना ईएमआई ये सब पे करते। तो बैंकों ने उनको थोड़ा टाइम बढ़ा दिया और ईएमआई को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है रिस्ट्रक्चर। सेकेंड आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? इन दिस एडिशनल फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू बोरोवर। तो बैंक ने भी जो है कोविड के टाइम पे बहुत सारे बोरोवर को एक्स्ट्रा फंडिंग दी थी, जिसको कोविड फंड का भी नाम दिया जाता है। तो 6 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है लोन दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं एडिशनल फंडिंग। तो यहाँ पे तो बैंक क्या कर रहा है कि आपको जो है, आपका जो अकाउंट है,
जो रिस्ट्रक्चर है उसमें तो आपको ईएमआई को घटा रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि बैंक आपको और एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है ताकि आप अपना जो भी बिजनेस है डूबते बिजनेस को बचा सको। तो एडिशनल फंडिंग दी जाती है बैंक के द्वारा, उसको बोला जाता है रिहैबिलिटेशन। एंड हिज अकाउंट टर्न इनटू, तो इसमें दो फायदे हो गए, एक तो आपको अलग से पैसे भी देंगे और आपका जो अकाउंट एनपीए था उसको स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप इस फेज से रिकवर कर पाओ। तो रिहैबिलिटेशन में बैंक एक तो एक्स्ट्रा फंड देगा शॉर्ट टर्म के लिए, प्लस जो आपका अकाउंट एनपीए बन चुका था, अभी एनपीए क्या होता है, 3 महीने तक अगर आप ईएमआई पे ना करो तो आपका अकाउंट 90 डेज यानी 3 महीने के बाद या 90 डेज के अगले दिन आपका अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो जाता है। फिर एनपीए के लिए बहुत सारा बैंक नोटिस भेजना, रिकवरी एजेंट भेजना, ये सारा काम शुरू हो जाता है। तो कंपनी को बहुत टेंशन हो जाती है ना, अब आपकी कंपनी में बार बार आकर रिकवरी एजेंट है, ये है वो है, तो आप काम में कंसिडरेशन नहीं कर पाते। तो रिहैबिलिटेशन की सुविधा उन्हीं कंपनीज को दी जाती है जो कि जेन्युइन होती है और जिनको थोड़ा सा पैसा और देके, अगर बैंकों को लगता है कि थोड़ा सा पैसा और देके इस कंपनी की कंडीशंस, डूबती हुई कंपनी को बचाया जा सकता है, तो बैंक उनको रिहैबिलिटेशन की सुविधा देती है। जो बैंकों का ऑफिसर होता है, क्रेडिट ऑफिसर, वो चेक करता है, कंपनी की हालत देखता है कि ये टेम्पररी है या परमानेंट। जैसे कुछ कंपनी हो तो परमानेंट ही बिल्कुल डूबने की कगार में, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। पर कुछ कंपनी जो टेम्पररी के टाइम, टेम्पररी मतलब कुछ फेज के लिए जो है जिनकी कंडीशन खराब होती है, अगर उनको मौका दिया जाए, थोड़ा पैसा दिया जाए, तो वो अपनी हालत सुधार सकती है। तो उस तरह की कंपनी को बैंक रिहैबिलिटेशन की सुविधा देता है। कोविड में बहुत सारी कंपनीज को बैंकों के द्वारा, अलग अलग बैंकों के द्वारा शॉर्ट टर्म जैसे 6 महीने का या 1 साल का लोन दिया गया था, अलग से लोन दिया गया था, तो वो रिहैबिलिटेशन हो गया था। ठीक है, रिस्ट्रक्चर भी बहुत सारी कंपनीज को कोविड के टाइम पे किया गया था क्योंकि वो सभी कंपनीज का जेन्यून था। अब जैसे बहुत सारी फूड की जो कंपनी, एग्जांपल मान लीजिए कोई फूड की कंपनी है, कोई फूड की फैक्ट्री है, तो कोविड पे कोई भी बाहर का खाना तो नहीं खा रहा था, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक कोविड चल रहा था तब तक के लिए इन कंपनी की हालत खराब हो गई थी। ये जो फैक्ट्रीज थी फूड वाली, ये क्या कर रही थी, ये लोन ईएमआई नहीं पे कर पा रही थी, तो सोचिए वो फूड वाली कंपनी बंद हो जाती तो बैंक का पूरा पैसा ही डूब जाता। इसलिए बैंकों ने शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह की कंपनी को लोन दिया, ठीक है, ताकि वो जो उनका जो शॉर्ट टर्म का जो फेस है वो निकल गया, उसके बाद वो कंपनी अच्छा खासा रन कर रही है। तो ये फायदा होता है रिस्ट्रक्चर और रिहैबिलिटेशन। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, वो कोशिश करती है कि डूबती हुई कंपनी को बचाया जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें कोई वो कंपनी का मालिक अकेला नहीं है, उसके साथ 100, 200, 500, 1000 जितने भी लोग काम करते हैं, उनका गुजारा घर उसी कंपनी की वजह से ही चलता है। तो कोई भी कंपनी डूबने वाली हो, कुछ भी, तो गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मेजर्स करके उनको बचाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट भी बैंकों को मदद करती है ऐसी कंपनीज को बचाने के लिए, ताकि, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बंद हो गई तो उसके 1000 कर्मचारी है, वो कहाँ जाएंगे, उनका गुजारा किस तरीके से हो पाएगा। तो इसीलिए हमेशा डूबती हुई कंपनी को बचाने की गवर्नमेंट की कोशिश होती है। बैंक भी गवर्नमेंट के अलग मेजर्स के थ्रू मदद करता है, तो ये भी उसी मेजर्स का हिस्सा होता है। ठीक है, कोई हाउसिंग लोन, कार लोन, उस केस में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब ज्यादातर रिस्ट्रक्चर और रिहैबिलिटेशन की सुविधा जो है डूबती हुई कंपनीज को दी जाती है। बिजनेसमैन के लिए ये टर्म ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। किसी किसी रेयर केस में रिस्ट्रक्चर हाउसिंग लोन में भी किया जा सकता है, बट जनरली ये जो टर्म है बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा सा जो टॉपिक था डिफरेंस का, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।